आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बिहार बजट 2023-24 के बाद में जो मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार के सभी परीक्षाओं में बिहार बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। साथ ही साथ जो बिहार बजट में जो प्रोग्राम स्कीम तथा जो डेटा की चर्चा करेंगे वो आपको बीपीएससी मेंस लिखने में आपको सहायता प्रदान करेगा। चलिए, जो बिहार बजट दो पार्ट में हम इस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है जो इसकी चर्चा हम अभी करेंगे उसमें बिहार बजट 2023-24 में जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो 10 प्रायोरिटी सेक्टर है उस पर आज चर्चा आपको करेंगे। साथ ही साथ जो अदर जो जो बिंदु हैं अन्य जो तथ्य है उसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बजट का जो आकार है, बजट का जो सारांश है, उसमें हम जो पिछले वित्तीय वर्ष का जो 23-24 से हम कंपेरिजन यहाँ पे हम करके दिखाए हैं। यहाँ पे चार्ट में आपको यहाँ पे देखते हैं कि जो बजट का जो आकार है वो इस वित्तीय वर्ष में 2,61,885, आपको याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसमें, 2,61,885 रुपये है। इसमें जो मेजर पोर्शन है वो है स्थापना प्रतिबद्ध व्यय का, जो 62% ऑलमोस्ट स्थापना प्रतिबद्ध व्यय पे व्यय होगा, तथा मात्र 38% ही हम स्कीम पे व्यय कर रहे हैं। स्कीम का मतलब हुआ कि जितने भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी स्कीम है या पूंजीगत व्यय यानी रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हम बनाते हैं वो वार्षिक स्कीम में आएंगे। इसका मतलब जो वेतन हो गया, पेंशन हो गया, कार्यालय व्यय वगैरह हो गया, वो स्थापना प्रतिबद्ध व्यय। तो बिहार सरकार का जो मेजर पोर्शन होता है वो सैलरी, पेंशन तथा कार्यालय व्यय में व्यय होता है 62%। तो वार्षिक स्कीम में हम लोग देखते हैं कि इसका जो बजट आकार है वो 1 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन स्थापना प्रतिबद्ध व्यय है 1,61,885 रुपये का। इसलिए बजट में जो कहा गया कि कुल जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो 2,12,326 करोड़ रुपए का अनुमानित है 23-24 में। इसकी चर्चा हम आगे इसमें करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जो कुल राजस्व प्राप्ति है वो 2,12,326 की चर्चा हम अभी की है। इसमें जो मेजर पोर्शन है वो टैक्स कलेक्शन के रूप में है 49,700 करोड़। इसको जो मेजर है वो 39,550 करोड़ रुपया वाणिज्य कर, जो जीएसटी के रूप में मुक्त होता है। इसके अलावा जो स्टैंप एवं निबंधन शुल्क, परिवहन टैक्स एवं भू राजस्व के रूप में है। कर राजस्व के अतिरिक्त जो गैर कर राजस्व हुआ उसमें भी अनुमान है कि 6,511 करोड़ रुपया अनुमानित है टैक्स कलेक्शन होने का। इसमें मेनली जो खनन है, माइनिंग, 3,300 करोड़। अब हम लोग आते हैं कि जो केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है, एक तो एक बिहार गवर्नमेंट अपनी जो रेवेन्यू है, अपने जो सोर्सेज है उससे टैक्स कलेक्शन करती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो प्राप्त होने का अनुमान है वो है 1,02,737 करोड़ रुपये, जिसमें कि जो मेजर है वो कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें बिहार सरकार जो योजना चलाती है उसमें सहायक अनुदान के रूप में उनको जो प्राप्त होता है वो 53,377 करोड़ अनुमानित है। इसमें सीएस के रूप में 44,712 करोड़ तथा 15वें वित्त आयोग में 8,635 करोड़, जिसमें जो 15वें वित्त आयोग में ये जो पोर्शन जो दिया गया उसकी हम चर्चा यहाँ पे किए गए। इसके अलावा जो केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें 39,069 करोड़ रुपए का। केंद्रीय जो यहाँ पे हम बता दें जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है, लेकिन केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलाया जाता है स्कीम। तो ये जो कुछ रेवेन्यू किस प्रकार रिसिप्टों का इसकी हम चर्चा यहाँ पे किए हैं। अब राजकोषीय घाटा काफी इंपॉर्टेंट में हमेशा एग्जाम पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा FRBM एक्ट 2003 लाया गया था, इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा भी बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 लाया गया है, जो कि हम लोग कहते हैं FRBM एक्ट 2006। इसमें कहा गया कि राजकोषीय घाटा 3% तक रखने का लक्ष्य। इसमें बिहार बजट में भी 23-24 में राजकोषीय घाटा 3% का रखने का जो अनुमान है, इसमें कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो अनुमानित है वो 2.98%। इसको हमेशा आपको याद रखें, क्वेश्चन आते रहे, इसमें पीछे पूछे भी हैं बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो 2.98%। हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करें तो GSDP जो बिहार सरकार का है 8,58,928 करोड़ रुपए का है। तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन आते रहता है कि बिहार सरकार का सकल घरेलू राज्य
सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 8,58,926,928 करोड़ तथा राजकोषीय घाटा जो है वो 2.98% रहने का अनुमान है। तो जो जो 10 जो क्षेत्र है प्राइवेट सेक्टर वाले जो है उस पर हम यहाँ पे चर्चा करें, तो पहला जो है वो है युवा एवं रोजगार, जिसके कि जो मेन 7 नीचे का जो पार्ट है वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत है। इसमें है कि स्वरोजगार की बात कही गई। ये जो 3 स्कीम है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके तहत हम 5 लाख अनुदान देते हैं तथा 5 लाख ऋण के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा जो स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है, जिसमें है कि 10 लाख रुपए का कैपिटल सीट का प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए 5% अधिक कैपिटल सीट दिए जाने का प्रावधान है तथा जो SC ST तथा जो दिव्यांगजन है उसको 15% अतिरिक्त कैपिटल सीट देने का जो प्रावधान किया गया इस बजट में। अब आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, इसमें प्रति पंचायत 7 लाभुकों को जो ई-रिक्शा एम्बुलेंस के किराए पर अनुदान देने की बात कही गई है। इसमें जो 7 लाभुक होंगे, या 7 लाभुक में जो है जो 4 SC ST होंगे तथा जो 3 हैं जो EBC कैटेगरी के होंगे। इस पर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत जो UPSC तथा BPSC के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं उनके मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू के लिए 1 लाख तथा 50,000 रुपया, UPSC पास करने पे 1 लाख रुपया तथा BPSC पास करने पे हम 50,000 रुपया देने का प्रावधान सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत दिए गए हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सभी महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी तथा OBC कैटेगरी के लोग होंगे, जो मेल पुरुष होंगे उनको नहीं दिया जाएगा तथा जितनी भी महिलाएं सभी को दिया जाता है। अपने को फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के तथा OBC के जो पुरुष होंगे वो इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। इसके अलावा SC ST तथा EBC के जो पुरुष एवं महिला इसके पात्र होंगे तथा जो OBC तथा जनरल कैटेगरी के महिलाएं इससे पात्र होंगे, पुरुष पात्र नहीं होंगे। इसमें बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है उसके कैंपस में ही बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की बात इसमें कही गई है। अब हम लोग आते हैं कि अनवरत महिला सशक्तिकरण, जिसमें कि जो 7 नीचे 2 का जो पार्ट है वो है सशक्त महिला सक्षम महिला, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में 2006 में ही जो है महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही है तथा नगर निकाय में 2007 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की बात कही है। इसी का नतीजा कि वर्तमान में 4,209 मुखिया, 5,982 पंचायत समिति तथा 654 जिला परिषद महिलाएं चुनी गई है। इसके अलावा जो नगर निकाय में 16 जो मुख्य पार्षद है, 6 उप मुख्य पार्षद तथा 2,858 महिला पार्षद चुनी गई है। अब हम लोग जीविका पे आते हैं, तो जीविका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका है, जिसमें बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उसके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीविका के रूप में 10.45 स्वयं सहायता समूह का गठन ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अलावा 1,30,00,000 महिलाओं को इस समूह से जोड़ा गया है। इसके अलावा जो दीदी की रसोई में जीविका से जो महिलाएं जुड़ी रहती है उन्हीं को इसमें उनके द्वारा रसोई चलाई जाती है। तो लगभग 62 जो अस्पताल है उसमें दीदी का रसोई का संचालन किया जा रहा है। इसमें लगभग 40 जो जीविका दीदी हैं उनको उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स के रूप में मुजफ्फरपुर में बैक क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं को वाहन कर में 100% छूट देने की बात यहाँ पे कही गई है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब या कैब महिला के नाम पर निबंधित हो तथा उसके द्वारा स्वयं महिला के द्वारा या किसी अन्य महिला के द्वारा चलाया जाता हो, तो वैसे वाहन के जो निबंधन पे 100% है 100% छूट देने की बात कही गई। तो ये काफ़ी महिलाओं सशक्तिकरण के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। अब अल्पसंख्यक कल्याण में हम लोग आते हैं, तो जितने भी तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाएं हैं उनको पहले 10,000 रुपया दिया जाता था,
अपना पारिवारिक जीवन यापन करने के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ा के 25,000 करोड़ रुपया किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये राज्य सरकार के द्वारा यह राशि उनके आत्मनिर्भरता हेतु सहायता रूप में दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास है, वहाँ पे जो आवासित छात्र छात्राएं हैं उनको प्रति माह 1,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है, तथा जो प्रति माह 15 किलोग्राम खाद्यान्न भी मुफ्त में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो बिहार जो बजट 2023-24 है, उसमें प्रत्येक जिला में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाने की बात इसमें कही गई है। अब स्वास्थ्य पर क्षेत्र हम लोग आते हैं। स्वास्थ्य पर क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि इस पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो 7-2 का जो पार्ट है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि आर्यभट्ट ज्ञान महाविद्यालय जो पटना में है, मीठापुर में, उसके कैंपस में भी वो चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई है। इसके अलावा जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, गांव में जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको टेलीमेडिसिन की सहायता से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अनुमंडल एवं जिला स्तर के जो अस्पताल है, उसको लोग को जोड़ने की बात कही गई है। इसी के टेलीमेडिसिन की सहायता से 25 लाख से अधिक व्यक्तियों को, जो गांव के लोगों को परामर्श दिए जाने की बात कही गई है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है बाढ़ हृदय योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि बच्चे जन्म से ही जिनको जो हार्ट होता है उसमें छेद होता है, तो वैसे बच्चों को मुफ्त में इलाज करने की बात कही गई। इसको अच्छा नाम दिया है नन्हे दिलों की मुस्कान भी इसको हम लोग नाम कहते हैं। इसमें है कि बिहार सरकार के द्वारा 562 बच्चों को अहमदाबाद भेजकर सफल जो हृदय में जो छेद होता है, हार्ट में जो छेद होता है, उसको निःशुल्क इलाज करवाया गया है। अब पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण की बात इसमें कही गई कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस बल को सशक्त बनाने की बात कही गई है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 25% महिलाओं को आरक्षण दिया गया पुलिस में। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा महिला थाना का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि महिलाओं पर उत्पीड़न होता है उसी शिकायत वो महिला थाना में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा ERSS जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है, उसमें 112 जो कॉल है, इस पर जाके कॉल एवं व्हाट्सएप की सहायता से आप कंप्लेंट दर्ज करने की बात इसमें कही गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो मेन है कृषि एवं ग्रामीण विकास, जिसमें 2 जो मेन है, हर खेत तक सिंचाई की पानी तथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ डेटा की जो दिया गया है, उसमें 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो खाद्यान्न उत्पादन बिहार में है वो 184.86 लाख मीट्रिक टन बिहार में खाद्यान्न उत्पादन है। हमेशा याद रखिए, इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं कि बिहार में जो खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो 184.86 लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा गुणवत्ता उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले जो बिहार का जो मुख्य जो प्रोडक्ट है वो कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मघी पान तथा मिथिला पान है, जिनको कि भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण में टैग किया गया है। GI टैग इसको हम लोग बोलते हैं, GI टैग प्रदान किया गया है। अब कृषि रोड मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि रोड मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में अभी तृतीय कृषि रोड मैप चल रहा है, जो कि 31 मार्च 2023 को, मतलब लगभग 1 महीने बाद वो समाप्त होने वाला है। तो 1 अप्रैल 2024 से हम चतुर्थ कृषि रोड मैप प्रारंभ करने की बात कही गई। इसका जो मेजर जो पोर्शन जो चतुर्थ कृषि रोड मैप हमेशा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो ये इसका जो पीरियड होगा वो 2024 से 27 ही समझ लीजिए, इसको 5 साल के लिए होगा। तो यहाँ पे जो मेन जो कृषि रोड मैप होगा 24 से 28 होगा, 2024 से, क्योंकि 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रहा है, तो 2024 से 28 तक इसका चलेगा। तो चतुर्थ कृषि मैप में जो मेन जो कहा गया वो दलहन, तेलहन एवं पोषक अनाज को बढ़ावा देने की बात कही गई। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें कि फसल पत्ती में बदलाव के साथ साथ फसल जो अवशेष है उसके प्रबंधन एवं पुआल का जो उपयोग है चारा के रूप में करने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए
किसानों को मदद देने की बात कही गई है। इसके बाद जितने भी गैर कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि है, उसमें नींबू घास यानी जो लेमन ग्रास की खेती के रूप में जो किसान करते हैं उनको आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। इसके बाद गंगा किनारे जितने भी अवस्थित जिले हैं उसमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया, उसको विस्तार करने की बात कही गई है। इसमें है कि जितने भी गंगा किनारे हैं 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती ही किया जाएगा। इसी को बढ़ाने के बाद इसमें इस बजट में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार मिलेट मिशन काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को, वर्ष 2023 का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाए जाने की बात कही गई। इसको आप लोग याद रखिए। बिहार राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन का इतिहास रहा है, तो राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन चलाने की बात कही। इसमें जितने भी स्वास्थ्यवर्धक अनाज हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मरुआ, कोदो, सांबा, कोनी के उत्पादन पर जोर देने की बात कही गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हरित विकास काफी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन हरियाणी योजना बिहार सरकार बढ़ चढ़ के चला रही है। तो बिहार में हरित और स्वच्छ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से कारगर ढंग से निपटने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाणी योजना चलाए जाने की बात कही गई है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो साउथ बिहार का जो एरिया है वो हमेशा सूखा से प्रभावित होता है। तो इसी कारण वहाँ पे भूमि संरक्षण के उद्देश्य से जल संचयन करने की बात की गई। इसके लिए पक्का डैम, अमरोबत बांध, यूनिट तहार जो एवं अन्य सिंचाई के जो परियोजना है उसको यहाँ पे चलाने की बात कही गई है। इसको सोलर एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सोलर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से लखीसराय के कचरा तथा भागलपुर के पिरपैती में 450 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जितने भी प्रखंड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य, ITI, पंचायत भवन, सरकार में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की बात इसमें कही गई जबकि सोलर एनर्जी के सेट में काफ़ी बड़ा काम करने की बात इसमें कही गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। तालाब में हम लोग देखते हैं कि नीचे हम लोग मछली का उत्पादन करते हैं, तो तब तालाब का जो लेयर है उस पर सोलर प्लांट लगा के हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दरभंगा जिला में 1.6 मेगावाट तथा सुपौल जिला में 0.525 मतलब लगभग 0.5 मेगावाट की क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी बिल्डिंग है, जो नए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में वाटर कंजर्वेशन का उपाय अगर किया जाता है तो इसमें होल्डिंग टैक्स में 5% छूट देने की बात कही गई। तो ये जो वाटर कंजर्वेशन को प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो बजट प्रोविजन में बात कही गई है। गया जी डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें गया में फाल्गु नदी में पूरे वर्ष वाटर उपलब्ध कराने के लिए एक रबर डैम बनाया गया है। साथ ही साथ गंगा जल को वहाँ तक पाइप के जरिए ले जाया गया है, जिसमें कि वहाँ पे एक है कि वहाँ पे जो पेयजल की आपूर्ति होगी। साथ साथ जो फल्गु नदी है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए काफ़ी जो फेमस जगह है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ पे अगर गंगा जल उपलब्ध हो जाते हैं तो उसके धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो गया जी डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गांगे डॉल्फिन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम लोग सोर्स जो इसको कि हम लोग सोर्स भी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। मीठे जल में पाए जाने वाले स्तनधारी जलीय जीव है। तो 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो आप जानते होंगे, इसको हम रिपीट मत कर रहे हैं। जो 5 अक्टूबर को घोषित किया था, इसी कारण 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। जो पटना में जो महेंद्र में जो रानी घाट है वहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो 1990 में ही भागलपुर में सुल्तानगंज से कहलगांव तक जो क्षेत्र है उसको विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रय स्थली के रूप में घोषित किया गया है। बिहार में जो डॉल्फिन की संख्या है वो 1464 है, जो कि जो पूरा इंडिया में जो डॉल्फिन पाया जाता है उसके हाफ है। पूरा बिहार में ही पाया जाता है, लगभग आधा 1464। अब जो हरित आवरण काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार में जो हरित आवरण है
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो वर्ष 2002 में जो बिहार झारखंड अलग हो गया था, तो राज्य में हरित आवरण मात्र जो था वो 9% था, मात्र 9% था। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट डेटा के माध्यम से जो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में उनके द्वारा एक सर्वे किया गया था, इसमें बिहार का जो हरित आवरण है वो 15% हो गया है। बिहार सरकार का जो टारगेट है वो 17% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बजट में 23-24 में 3 करोड़ पौधे का वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो जीविका दीदियों को भी, जीविका महिलाओं के सशक्तिकरण में काफ़ी काम कर रही है, तो हरित आवरण को बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों को भी जोड़ने की बात कही गई, इसमें कि 23-24 में लगभग 1 करोड़ पौधा जीविका दीदियों एवं किसानों के द्वारा लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आधारभूत संरचना। तो हम लोग मुख्य 4 स्कीम पे जो मुख्य जोर दिया गया, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि राज्य के सभी जिलों में जो 200, जिसमें कि 250 से अधिक जो अगर बस लोग रहते हैं, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उसको जोड़ने की बात कही गई है। ग्रामीण 250 से अधिक लोग रहते हैं यहाँ पे। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना में 100 से 249 लोग अगर रहते हैं, तो उसको इन दोनों योजनाओं के तहत 12मासी सड़क से इस ग्राम तथा टोला को जोड़ा जाना है तथा शहरी क्षेत्र में बाईपास तथा फ्लाईओवर भी बनाने की बात इसमें कही गई है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है, मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। इसमें है कि निजी उद्यमियों को अगर वो मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलते हैं, तो प्रति संस्थान लागत का 50%, जितना टोटल लागत है उसका 50%, अधिकतम 20 लाख रुपए तक उनको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो अगर कोई भी निजी उद्यमी मोटर वाहन चालक संस्थान खोलते हैं, तो जितने भी उसका जो लागत है उसमें 50% अनुदान उनको दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 20 लाख रुपए तक का होगा। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, तो इथेनॉल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने की बात कही गई है। 10% 2030 तक जो है वो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करने की बात की गई, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिला के चलाने की बात कही जाती है। इसमें कि हम लोग देखते हैं कि इसी का ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लाई गई है, जिसमें कि इथेनॉल प्रक्षेत्र में निवेश को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पूर्णिया देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते जाते रहते हैं कि देश का प्रथम ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थापित किया गया। इसके अलावा बिहार में 17 जो है इथेनॉल इकाइयाँ निर्माणाधीन है। अब एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी बरौनी में लगाया गया है, जो कि 550 करोड़ की लागत से पूर्वी भारत ईस्ट जो इंडिया है उसमें सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बरौनी में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखिए, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और टूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार सरकार में टूरिज्म का काफ़ी प्रभाव रहा है, जो कि बुद्ध जैन की धरती यहाँ पे रहा है। साथ साथ महात्मा गांधी भी बिहार की कई जगहों पे यहाँ पे भ्रमण भी किए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की, टूरिज्म बढ़ाने की बात कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखते हैं गया जिला के जो डुंगेश्वरी पर्वत है, वहाँ भगवान बुद्ध का विशाल काय मूर्ति लगाने की बात कही गई है इस बजट में। इसके अलावा 6 रोपवे जो बनाए जाने की बात कही गई, गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में बनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत तथा रोहतास में रोहतासकल किला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ पे कि रोपवे लगाने की बात कही गई। ये है अब है अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 7 निश्चय 2 में जो मेन है वो स्वच्छ शहर विकसित शहर।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राज्य में आर्थिक विकास को गतिशील बनाने में शहरी अर्थव्यवस्था अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। इसी में हम लोग देखते हैं कि जो सुपौल को सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग दिया गया है। तो सुपौल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार दिया गया है इसको। वर्ष 2022 में हम यहाँ पे देखते हैं कि पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ओडी ओडीए प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया, जो कि 2021 में 24 था, जो कि 2022 में 32 शहरों को दिया गया है। ओडीएफ मतलब आप लोग जानते ही होंगे, शौचालय मुक्त शहर की बात कही गई, लेकिन ओडीएफ प्लस मतलब हो गया कि इसमें जो कचरा निपटाना है, ठोस एवं अपशिष्ट जो निपटान करने की बात कही गई है, वो ओडीएस प्लस होता है। शौचालय के साथ साथ वहाँ पर जो कूड़ा कचरा है उसको भी निपटान करने की बात कही गई थी, वो ओडीएफ प्लस में आ गया। तो 2022 में 32 शहरों को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट दिया गया है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो गंगा किनारे जो नगर निकाय है, उसमें टॉप 10 में बिहार के 4 जो नगर निकाय उनको स्थान दिया गया है। एक है हाजीपुर, दूसरा बक्सर, जमालपुर तथा सुल्तानगंज को टॉप 10 में रैंकिंग दी गई है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हम लोग देखते हैं कि द्वितीय चरण में जितने भी ब्लॉक स्तर पे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर प्रत्येक ब्लॉक में बनाए जाने की बात बिहार बजट में कही गई है। इसके अलावा सम्राट अशोक भवन निर्माण, जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पटना के गांधी मैदान में यहाँ पे देखते हैं कि ज्ञान भवन तथा जो बापू सभागार है, दोनों को मिला के सम्राट अशोक भवन के नाम दिया गया है। तो पटना में जो बहुदेशीय भवन है उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी नगर निकाय हैं, 141 नगर निकाय है, उसमें लगभग 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें कि अनेक सरकारी कार्यक्रम एवं अन्य योजनाओं का संचालन किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कही गई है। जितने भी सभी शहर हैं, सभी शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिसके जल जमाव की जो समस्या है वो उसको दूर किया जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 42 नगर निकाय हैं उसमें है कि आउटफॉल ड्रेन बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो जो सहरसा, सासाराम, मधुबनी, सुपौल, छपरा, कटिहार तथा दरभंगा में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लगाने की बात कही गई है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो कि बिहार बजट की हम चर्चा करें। तो सेकंड पार्ट में इसके अलावा जो 10 प्रायोरिटी सेक्टर के जो अलावे जो अन्य जो सेक्टर है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।